रेलों के निर्माण के प्रभाव तथा विशेषताएं। पहला, रेलों से मालवहन आसान हो गया। कम समय में अधिक कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा। दूसरा, दूरस्थ बाजार तक इंग्लैंड से तैयार माल आने लगा। इससे भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तीसरा, इससे आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला। यह व्यापार अंग्रेजों के हितों में था। चौथा चौथा युद्ध एवं विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का त्वरित प्रचलन संभव हो गया। अ, साम्राज्य पर इसका अ, साम्राज्य पर अ, पकड़ा साम्राज्य पर पकड़ मजबूत हुई। पांचवा, इससे भारतीयों को कोई अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं हुआ। छठवां, इससे भारतीयों को यातायात की सुविधा मिली। सातवां, रेल द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का संपर्क बढ़ा। इससे देश में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। आठवां, आरंभ के 50 वर्ष में रेल को काफ़ी घाटा हुआ। अंग्रेजों की रेल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन इससे भारतीयों को भी यातायात की कुछ सुविधा मिली। आंतरिक व्यापार तथा देश के राष्ट्रीयकरण को बल मिला। विभिन्न प्रदेशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे असमानता की भावना एवं राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। देश में राष्ट्रीयवाद के विकास को बल मिला। आधुनिक उद्योगों का विकास। साम्राज्यवादी आवश्यकताओं से अंग्रेजों ने यहाँ सड़क, रेलवे, डाक तार, बंदरगाह, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां बनाई। यही भारत में औद्योगिकरण का साधन बनी। वस्त्र उद्योग। 1853 ईस्वी में बम्बई से कावाजी अनाना ने पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना की। जूट उद्योग। 1855 तीसरा, बंगाल पहला आधुनिक जूट मिल विकास। हुगली क्षेत्र में लौह एवं इस्पात। भारत में लौह का पहला सफल कारखाना 1864 पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित हुआ। 1907 में सकाची जगदलपुर में टोस्को की स्थापना। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में कागज, लोहा इस्पात, सीमेंट, चीनी तथा सीसा आदि उद्योग भी विकसित होने लगे थे। आधुनिक उद्योग की विशेषताएं। विदेश पूंजी एवं नियंत्रण। भारत में सर्वाधिक होने वाले आधुनिक उद्योगों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। दस्तकारों की दुर्दशा। मशीन आधारित उद्योग के कारण धीमी प्रगति। अंग्रेज नीति व विदेश पूंजी के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति। भारतीय माल पर रेल से अधिक भाड़ा एवं विदेशों में भारतीय माल पर अधिक कर आदि कारणों से भारतीय उद्योग यूरोपीय उद्योगों के सामने नहीं टिक सके। आधारभूत एवं भारी उद्योगों का अभाव। भारत में धातु कर्म, मशीन, रसायन और तेल जैसे आधारभूत उद्योग नहीं थे। औद्योगिक सुविधाओं का अभाव। देश में जहाज़ों, रेल इंजनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों के निर्माण की परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकती। यातायात तथा संचार की सुविधाओं के अभाव में भारतीय प्रगति नहीं कर सके। नए सामाजिक वर्गों का उदय। औद्योगिक विकास से भारतीय समाज में दो नए सामाजिक वर्गों, पहला औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और दूसरा आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। इन दोनों वर्गों ने देश के औद्योगिक विकास में बड़ी रुचि ली। नगरीकरण। कृषि की हालत अच्छी न होने से छोटे किसान मजदूर के लिए नगरों के कारखानों में आने लगे। इससे नगरों की जनसंख्या बढ़ती गई और आवास तथा स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ गई। अंग्रेजों का प्रशासनिक संगठन तथा सामाजिक संस्कृति नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना था। बाद में कंपनी जब भारत में राजनीतिक शक्ति बन गई तब भारत पर कंपनी के अधिकार को ब्रिटेन के लिए आधिकारिक लाभ प्राप्त बनाने एवं नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने साम्राज्यवादी उद्देश्यों से अंग्रेजों ने प्रशासन में नए परिवर्तन किए। वारेन हेस्टिंग के प्रयास। मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी
के अधिकार प्राप्त करने के बाद कोलाई ने द्वैशासन प्रणाली द्वारा प्रशासन का भार भारतीयों के हाथों में ही रखा था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के प्रशासन में अमूल्य परिवर्तन करते हुए अंग्रेजों ढांचे नई पद्धति की नींव रखी। उसने 1772 में द्वैशासन समाप्त कर दिया तथा प्रशासन सीधा अपने हाथों में ले लिया। राजस्व वसूली के सुपर्यवेक्षण के कलेक्टर द्वारा पद सृजन एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया। इस युग में राजस्व के प्रधान 3 स्रोत थे। पहला भू राजस्व, दूसरा नमक और अफीम का व्यापार तथा तीसरा सौर, जिसे आयातकार एवं मसूल आबकारी आदि शामिल थे। वारेन हेस्टिंग के नवीन न्याय प्रणाली की शुरुआत की। उसके राजस्व एवं न्याय संबंधित प्रयासों को कॉर्नवालिस ने स्थिरता प्रदान की। ब्रिटिश प्रशासन के आधार। अंग्रेज यह मानते थे कि भारत में संपूर्ण सत्ता की नींव एवं उपकरण तलवार है। ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका था। ये थे: पहला नागरिक सेवा, दूसरा सेना, तीसरा पुलिस। नागरिक सेवा यद्यपि लॉर्ड क्लाइव ने समय से प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का आरंभ हो चुका था, किंतु नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता कॉर्नवालिस ही था। कंपनी अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु उसे कंपनी की सिविल सेवा के वेतन एवं कमीशन में वृद्धि की, जिससे वह संसार की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा बन गई। नागरिक सेवा में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता था। 1801 में वेल्जली के समय सिविल सेवा की नियुक्ति युवाओं को भारतीय भाषा, समाज, परंपरा, संस्कृति आदि के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। 1806 में इस जगह इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन कॉलेज हेलीबरी ने प्रशिक्षण दिया जाने लगा। हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट, न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। सामान्यतः कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन सब पदों पर सिविल सेवा के सदस्य ही नियुक्त होते थे।